हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। हमारे चैनल मैथ क्लास विद राजीव सर में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में थेल्स थ्योरम को बड़े ही रोचक और सरल शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि 10th क्लास का प्रत्येक बच्चा हंसते हुए इस थ्योरम को सोल्व करने लगे, क्योंकि ये थ्योरम अत्यंत महत्वपूर्ण है, या कह सकते हैं कि वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। अभी तक देखा गया है कि बोर्ड एग्जाम में ये बार बार रिपीट हो रही है, या तो ये थ्योरम आती है या इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। हमें बोर्ड जो भी आएगा बड़े मार्क्स लेकर के आता है, जैसे 4 या 6। इसलिए 10th क्लास के प्रत्येक बच्चे को ये थ्योरम प्रूव करने की विधि आना अत्यंत आवश्यक है। पहले हम इस थ्योरम को सोल्व करेंगे, इसके बाद कंटिन्यू इस पर आधारित प्रत्येक क्वेश्चन को क्रम से सोल्व करेंगे, जो हमारे चैनल मैथ क्लास विद राजीव सर के अगले वीडियोज में उपलब्ध रहेंगे। इस थ्योरम को एग्जाम में 2 तरीके से पूछा जाता है। या तो एग्जाम में प्रश्न आएगा कि थेल्स के कथन को लिखकर सत्यापित कीजिए, अथवा थेल्स का कथन लिख करके दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इस कथन को सत्यापित कीजिए। अब हम थेल्स का कथन देखते हैं, तो शुरू करें। देखिए, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को 2 अनुपात में विभाजित करती है। क्या कह रहे हैं थेल्स? कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को 2 अनुपात में विभाजित करती है। अब हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में BC रेखा के समांतर BC रेखा के समांतर DE एक रेखा खींचेंगे, जो त्रिभुज की अन्य 2 भुजाओं को A और B को D पर तथा A और C को E पर काटेगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि D बिंदु जो है हमारा वो कहाँ है? AB भुजा पर है। कहाँ है? AB भुजा पर है। और E बिंदु हमारा कहाँ है? AC भुजा पर है। इसके बाद हम एक लंब डालेंगे। AD भुजा पर लंब खींचेंगे EM तथा AE भुजा पर DN लंब डालेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे ज्ञात है अथवा दिया है, कुछ भी लिख सकते हैं। कोई भी थ्योरम सिद्ध करने से पहले हमें सबसे पहले यही लिखना पड़ता है, क्या ज्ञात है या दिया है। अब हम देखते हैं हमें क्या ज्ञात क्या है, प्रश्न से हमें मिल क्या रहा है। तो प्रश्न से हमें ज्ञात हो रहा है कि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC। अब हम डालेंगे सिद्ध करना है। इनके नीचे अंडरलाइन जरूर लगा लो। कोई भी हेडिंग डाल लें उसे नीचे अंडर लगाना अच्छा होता है। क्या सिद्ध करना है? AD/BD बराबर AE/EC। क्या सिद्ध करना है? AD/BD AE/EC। ये हमें सिद्ध करने के लिए सबसे पहले रचना करनी पड़ेगी। देखो, हमें रचना क्या क्या कर रहे हैं। रचना हम क्या करते हैं? B को हमने E से मिलाया और D को C से। B को किससे मिलाया हमने? देखो, E को मिलाया। इसी प्रकार आप भी मिलाइए, B को E से मिलाइए तथा D को C से मिलाइए। अब AD भुजा पर EM लंब तथा AE भुजा पर DN लंब हमने डाले हैं। यही बात हमने अपनी रचना में लिख दी है। जो भी हमें क्या लिखना है, यही बात हमने अपनी रचना में लिखी है। अब हम क्या डालते हैं? उपपत्ति किसी भी थ्योरम को, बच्चों एक बात ध्यान रखो, जब हम किसी थ्योरम को सिद्ध करते हैं तो सबसे पहले हमें सिद्ध करना देखो कि सिद्ध करने में हमसे पूछा क्या जा रहा है। हमसे पूछा जा रहा है AD/BD। क्या पूछा जा रहा है?
AD अपान BD। अच्छा, कोई भी बच्चा इसे देख के कह सकता है कि AD भुजा में BD भुजा का भाग दिया जा रहा है, AD अपान BD। और AD और BD हमें मिलेंगे कहाँ? इस साइड दिखाई पड़ रहे हैं, देखो AD BD इस तरफ, यानी त्रिभुज के ABC त्रिभुज की हमें एक तरफ के दोनों त्रिभुज लेने हैं। और कौन कौन से त्रिभुज लेने हैं जिससे हमें AD अपान BD मिल जाए? तो हम ये देख रहे हैं कि सबसे पहले हम त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल तथा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। एक बात आप लोग जानते होंगे, जब किसी भी त्रिभुज में हमारे पास आधार और लंब हमें ज्ञात है तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? 1/2 लंब गुणे आधार, 1/2 लंब गुणे आधार। ये बात हमें ज्ञात है, सभी बच्चे जानते हैं। अब त्रिभुज ADE में हम देखते हैं, त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में हमारा आधार क्या है? AD है, और लंब क्या है? EM लंब है। क्या लंब है? EM, क्योंकि आधार वहीं होता है जहाँ पर लंब पड़ा होता है, और लंब हमारा EM किस भुजा पर है? AD पर। इसका मतलब हो गया कि आधार हमारा AD है। तो यही लिख लेते हैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हमारा क्या हो गया? 1/2 ME इंटू AD, यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू ME इंटू AD। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेते हैं, क्या करेंगे? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाल लें। तो हमारे पास लंब ये है और आधार हमारा ये है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू ME इंटू AD। हमने आपको बताया था पहले से कि AD में हमें BD का भाग देना है, तो दूसरा त्रिभुज हम ढूंढ रहे हैं। दूसरा त्रिभुज हमें कहाँ मिलेगा? दूसरा त्रिभुज जहाँ हमें BD आधार मिल जाए, तो BD आधार के लिए हमारा त्रिभुज है BDE। हमें ये त्रिभुज लेना पड़ेगा, क्योंकि आधार तो हमें BD ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिद्ध करना में BD लिखा हुआ है। तो हमें आधार कौन सा चाहिए? BD चाहिए। और जब BD आधार चाहिए तो हमें त्रिभुज BDE लेना पड़ेगा। लेकिन ध्यान से देखो बच्चों, इसमें एक नई बात आ गई है कि ये त्रिभुज जो है BDE एक प्रकार से अधिक कोण त्रिभुज है। और सदैव बच्चों ध्यान रखो कि BDE जो है, यानी त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज का लंब सदैव बाहर होता है, बाहर मिलेगा। कहाँ बनेगा? जैसे ये त्रिभुज है तो इसका लंब कहाँ निकलेगा? आकर के बाहर निकलेगा, क्योंकि यहाँ हम कहीं से नहीं मिला सकते हैं, कहीं से लंब नहीं खींच सकते हैं जिससे हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात हो सके। तो लंब इसका हमें कहाँ मिलेगा? बाहर। लेकिन ये बाहर से लंब मिला तो है, लंब तो हमारा ये हो जाएगा EM, लेकिन ये जो MD है इस आधार में काउंट नहीं की जाएगी। आधार हमारा यही बना रहेगा B और D, ये MD उसमें हम काउंट नहीं करेंगे। तो लिख लेंगे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और लंब हमारा है ME, वही लंब है पहले वाला, और आधार क्या हो गया हमारा? BD, आधार हो गया BD। अब हम देखते हैं, तो हाफ से ये हमारा हाफ चला जाएगा और ME से ME चला जाएगा। शेष क्या बच रहा है? AD अपान BD। इसी को हम लिख लेते हैं, यानी कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर AD अपान BD। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 1। पुनः हम त्रिभुज, अब हमें क्या चाहिए इधर देखते हैं, AE अपान EC चाहिए। क्या चाहिए? AE अपान EC। AE कहाँ है? AE आधार ये है जो त्रिभुज ADE में मिलेगा, और EC आधार ये है जो हमें त्रिभुज EDC में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? EDC में, या हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, EDC त्रिभुज इसमें मिलेगा। तो हम फिर वही बात देखो कि AE में EC का भाग दिया जा रहा है, तो मैं ये कर लें कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल। क्या लिखना पड़ेगा हमें? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल। लिख देते हैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? EDC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हमारा क्या है? 1/2 गुणे DN। अब देखो, जब हमारा आधार ये है तो लंब हमारा कौन सा हो गया? DN हुआ, क्योंकि लंब सदैव आधार पर होता है।
पहले हमारा लंब क्या था, EM, लेकिन अब आधार क्या बन गया हमारा, AE, तो हमारा लंब क्या हो जाएगा, DN। तो हमने क्या लिखा, 1/2 DN गुणे AE, ये हमारा लिख गया 1/2 गुणे DN गुणे AE। पुनः देखते हैं त्रिभुज EDC में, जब EDC में देंगे तो अभी हमने आपको बताया था EDC भी एक कैसा त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज बन रहा है। कैसा त्रिभुज है, अधिक कोण। तो इसका लंब हमें कहाँ मिलेगा, लंब ये बाहर होगा, ये DN लंब होगा, EDC का लंब क्या होगा, DN होगा, DN लंब होगा, लेकिन आधार हमारा कितना रहेगा, EC। हमने बताया था पहले लंब बाहर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि NE को हम आधार में काउंट करेंगे, ये हम नहीं करेंगे, कदाप नहीं करेंगे, क्योंकि आधार तो हमारा EC ही है। इसलिए अब हम क्या लिखेंगे, 1/2 DN इंटू EC, 1/2 DN इंटू EC। फिर वही तरीका, हाफ से हाफ गया, DN से DN गया, और AE/EC हमारा बच गया। हमने लिख लिया कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर ADE का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल। किसका हो गया, EDC का क्षेत्रफल, मिस्टेक हो। तो इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हुआ है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल बराबर में क्या मिला है, AE/EC। इसे हमने समीकरण 2 ले लिया, ये हमारा समीकरण 2। अब बाकी बात बच्चों समझने के लिए आपको 9th क्लास में चलना पड़ेगा। 9th क्लास में हमें एक थ्योरम पढ़ाई जाती है, पढ़ी होगी आप लोगों को, काफ़ी बच्चों को याद होगी, कि जब दो समांतर रेखाओं के मध्य कोई एक ही आधार पर दो त्रिभुज बनाए जाते हैं, एक ही आधार पर दो त्रिभुज बनाए जाते हैं, तो उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसा होता है, बराबर होता है, एक ही आधार पर। ये वही चीज़ हम यहाँ पर लिख लेंगे कि चूंकि ये 9th क्लास में क्या हमें बताया गया था, कौन सी प्रमेय पढ़ाई गई थी, कि दो समांतर रेखाओं के मध्य एक ही आधार पर बने दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, ये देखो, ये आधार हमारा हो गया DE, इस आधार पर हमारी त्रिभुज बना हुआ है BDE, और इसी आधार पर हमारा एक त्रिभुज बना हुआ है DEC। तो हम इस प्रमेय के आधार पर कह सकते हैं कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, EDC के, इस त्रिभुज के बराबर होगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, इस त्रिभुज पर, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर बने हैं, जो कि ये आधार DE और BC समांतर है। तो 9th की प्रमेय में हमें यही पढ़ाया गया था कि जब दो समांतर रेखाओं के मध्य एक ही आधार पर बने दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो इसको आधार मानते हुए हम लिख सकते हैं इसलिए कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चले आगे, समीकरण नंबर 3, इसे हमने क्या ले लिया, समीकरण 3। अब हमारा समीकरण 1 क्या है, ADE का क्षेत्रफल अपान BDE का क्षेत्रफल बराबर AD/BD, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। और समीकरण 2 हमारा कौन सा बना है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल बराबर AE/EC। लेकिन समीकरण 3 9th के प्रमेय के आधार पर हमसे कह रहा है कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, ध्यान दो बच्चों, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, किसका, BDE का क्षेत्रफल किसके बराबर है, EDC के बराबर है। किसके बराबर है, EDC के बराबर है, त्रिभुज EDC के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 3 में हमसे कहा गया है कि BDE किसके बराबर है, EDC के। तो यहाँ पर देखो, इस 3 का मान उठा करके हम किस में रख देंगे, 2 में। जब हम 2 में रखेंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा, AD त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, क्योंकि EDC और BDE बराबर थे, इसलिए हमने EDC की जगह पर BDE रख लिया है, और बराबर AE/EC अपनी जगह पर है, हमने लिख दिया। अब हम ऊपर देखते हैं
कि AD अपान BDE का क्षेत्रफल, AD का त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल हमें बराबर मिला क्या था, AD अपान BD। तो इसकी जगह पर हम यही मान रख देंगे AD अपान BD, और AD अपान BD बराबर AE अपान EC। यही हमें सिद्ध करना था और हम आराम से कह सकते हैं इस सिद्धांत।